नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। वक्त हो गया ताबड़तोड़ खबरों का। शुरुआत करते हैं बड़े खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से। आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं। सीएम ने वितरित किया है स्मार्टफोन और टैबलेट। 2000 युवाओं को दिया है टैबलेट और स्मार्टफोन। तो सीएम ने युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या दौरे पर हैं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर युवाओं से बातचीत कर रहे हैं और युवाओं को आज स्मार्टफोन और लैपटॉप वितरित कर रहे हैं। हर गांव को स्वच्छता के एक नए मानक पर नई प्रतिस्पर्धा के साथ खड़ा किया है। अगर स्वच्छता है तो स्वास्थ्य का खर्चा अपने आप कम हो जाता है, और स्वास्थ्य अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो अपनी समृद्धि का मार्ग स्वयं ही खोल लेता है। यानी समृद्धि, लक्ष्मी आती वहां है जहां पर स्वच्छता रहती है। दीपावली के पहले हम साफ सफाई क्यों रखते हैं, क्यों करते हैं घरों की? इसलिए करते हैं जिससे देवी लक्ष्मी हमारे घर में आ जाए, धन और ऐश्वर्य से भरपूर हमारे घर को कर ले। गंदगी रहेगी तो देवी लक्ष्मी नहीं आएगी, दरिद्रता आएगी। पिछली सरकारें उस दरिद्रता की प्रतीक थी, पिछली सरकारें उस अराजकता की प्रतीक थी। पिछली सरकारें विकास के लिए नहीं करती थी, प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने के लिए, विखंडन की ओर ले जाने के लिए, वर्ग संघर्ष करने के लिए, जातीय दंगों को फैलाने के लिए पिछली सरकारें कार्य करती थी। और यही कारण था, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था प्रदेश में। पिछले 4.5 वर्ष के अंदर, यानी 5 वर्ष होने जा रहे हैं, 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ। आज दंगा हो भी नहीं सकता। लोग कहते थे कि अगर अयोध्या में राम जन्मभूमि का फैसला हो गया तो खून की नदियां बहेंगी। तब मैं कहता था मच्छर भी नहीं मरेगा, क्यों फालतू बात करते हैं। एक बार फैसला होने दो, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ने दो, प्रदेश में राम राज्य की शुरुआत हो जाएगी। भाइयों बहनों, ये राम राज्य वही है, हर गरीब को बिना भेदभाव के मकान मिल जाना है। 43 लाख गरीबों को एक एक आवास मिला है। 43 लाख गरीबों को 1947 से लेकर के 2017 तक अगर हम जोड़ दें तो 43 लाख लोगों को 70 वर्षों में नहीं मिला था जितना हमने 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के गरीबों को आवास दिए हैं। 70 वर्षों में जितने लोगों को सरकार की ओर से शौचालय नहीं मिले थे, उतने लोगों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर शौचालय निर्माण करके उतने गरीबों के घर में शौचालय दिए। 1947 से 2017 तक 70 वर्षों में जितने लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन नहीं मिले थे, उससे ज्यादा लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन मिले हैं। जितने लोगों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिले थे, उतने लोगों को बिजली के कनेक्शन दिए हैं। और 70 वर्षों में जितना विकास उत्तर प्रदेश और अयोध्या में नहीं हुआ था, 5 वर्ष में उतना विकास उत्तर प्रदेश और पूरे प्रदेश के अंदर और अयोध्या के अंदर भी हुआ है। बदलती हुई अयोध्या, बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, नए भारत का एक नया उत्तर प्रदेश के रूप में हम सब के रूप सामने एक संदेश दे रहा है। पिछली सरकारें युवाओं के साथ कितना खिलवाड़ करती थी। कोई नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा वसूली पे निकल पड़ते थे। पूरा गैंग निकलता था वसूली में। जिले जिले में इनके गैंग के लीडर थे और सभी लोग अपनी अलर्ट टोपी लगा करके निकलते थे और वसूली करते थे। पैसा भी जाता था, भर्ती विवादित होती थी, न्यायालय स्टे लगाता था, युवा को नौकरी भी नहीं मिलती थी। और अगर कभी कोई रिजल्ट आ ही गया तो उसमें कितना भेदभाव होता था, योग्य युवाओं को नहीं मिलता था। अयोध्या की तो बारी आती ही नहीं थी। अयोध्या से तो उनको इतना बैर था कि अयोध्या का नाम नहीं लेना। तो बीएस लाठी हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। अयोध्या से हम लाइव तस्वीर दिखा रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बीएस लाठी, अयोध्या दौरा है योगी आदित्यनाथ का, स्मार्टफोन वितरित कर रहे हैं।
लेकिन जिस तरह से अयोध्या के सूबे के की मुखिया योगी आदित्यनाथ है वो रैली को संबोधित कर रहे हैं। आज यहाँ 2000 लोगों को टैबलेट बांटा जा रहा है और मुख्यमंत्री की ये जो योजना है कोविड काल में जरूर साबित होगी, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरह से स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं ये युवाओं के ऊपर बहुत कारगर साबित होगी। ये योजना है पहले अखिलेश यादव ने शुरुआत की थी, आज अगर सूबे के मुखिया है योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने भी आज इसकी शुरुआत की थी। और इस समय मुख्यमंत्री सूबे के जो योगी आदित्यनाथ है मुखिया, वो जीआरसी ग्राउंड में युवाओं को जो इंटर कॉलेज के जो छात्राएं हैं उनको टैबलेट वो बांट रहे हैं और तमाम यहाँ जो परियोजना है उसका उन्होंने शिलान्यास किया है। और उसके बाद ये जो कार्यक्रम है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का, ये जो ओमिक्रॉन है कोविड को लेकर या अधिकारियों के साथ या वो सांसद हो या विधायक हो, चारों विधायक के साथ यहाँ सभागार में कोविड की समीक्षा भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे या मथुरा से लड़ेंगे या अयोध्या से लड़ेंगे, ये इसमें भी आम बैठक मानी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बीएस लाठी तस्वीर भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। हालांकि भीड़ इकट्ठा है और ना तो ओमिक्रॉन दिखाई दे रहा है और ना ही कोरोना दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे और बड़ी खबर आ रही है, 24 से 48 घंटों के बीच हो सकता है चुनाव का ऐलान। जी हां, यूपी सहित 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान होगा। केंद्र सरकार के साथ आयोग ने हालात की समीक्षा की है। सभी राज्यों की अंतिम मतदाता सूची भी प्रकाशित हो चुकी है। तो बड़ी खबर और अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से 24 से 48 घंटों के बीच चुनाव का ऐलान हो सकता है, यानी कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसका ऐलान कल से परसों के बीच में, यानी कि 24 से 48 घंटों के बीच में। कल तारीख 8 होगी और 9 तारीख के बीच में ये बड़ा ऐलान हो सकता है। 5 राज्यों का चुनाव है, अहम चुनाव है, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है और ऐलान होगा। अभी तक समीक्षा बैठक चल रही थी, अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी जायजा ले रहे थे, बातचीत कर रहे थे। यहां तक कि सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत कर रहे थे कि चुनाव को क्या किया जाए, कैसे किया जाए, एक दूसरे से राय मशवरा ले रहे थे। तौकीर किदवई हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लखनऊ से, उनके पास चलते हैं। तौकीर, जानकारी सामने आ रही है कि 24 से 48 घंटे के बीच में ही चुनाव के जो डेट आ सकती है, चुनाव पर अहम बात सामने आ सकती है निर्वाचन आयोग की तरफ से। जी बिल्कुल, जो कहें कि उत्तर प्रदेश में जल्द ऐलान हो जाएगा, एक साथ ऐलान होने को है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है। तो लगातार लखनऊ उनका कहना है कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से भी बात की और ओमिक्रॉन और जो भी नए वेरिएंट आया है कोरोना के, इसको लेकर ये चर्चा हो चुकी है। इसलिए चुनाव की पूरी तैयारी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के लिए खासकर ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं 48 घंटे की ऐलान की घोषणा है चुनाव की, वो माना 24 घंटे के अंदर हो जाएगी। और इसके साथ ही एक अनुमान और भी लगाया जा रहा है कि जो आज से 9 चरण है चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का, और खास बात है पूर्वांचल से सबसे पहले चुनाव की शुरुआत हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोहिया में आयोजित कार्यक्रम में गोरखपुर को 67 करोड़ 79 लाख रुपए लागत की 20 परियोजनाओं की सौगात दी है। इनमें से 50 करोड़ 48 लाख रुपए लागत की 15 परियोजनाओं का लोकार्पण और 17 करोड़ 31 लाख रुपए लागत की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास भी शामिल है। भरोहिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर में तीसरी बार टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश के हर जिले में इसका वितरण हो रहा है। इसके बाद कॉलेज और संस्थाओं में वितरण किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि पढ़ाई पूरी करने के बाद युवा रोजगार की ओर से अग्रसर हो सके, इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की रोजगार से जुड़ी योजनाओं के लिंक भी इन उपकरणों में दिया जा रहा है। समारोह के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना का प्रकोप फिर से बढ़ रहा है। कक्षाएं ऑनलाइन चलेगी और परीक्षाएं भी ऑनलाइन हो सकती है। इसके लिए ये उपकरण काफी उपयुक्त होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश का युवा स्वयं को स्मार्ट युवा कह सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और महाराजनारानी नितिन गडकरी ने मखौड़ा धाम को रामेश्वर से जोड़ने के साथ अयोध्या की सरयू नदी के जल यातायात से जोड़ने की घोषणा की है। नितिन गडकरी ने कहा कि जल यातायात की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। इससे राम भक्तों को अयोध्या आने जाने के लिए रास्ता सुरक्षित और सुलभ साधन उपलब्ध होगा। रामनगरी अयोध्या में देर रात करीब 12 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.3 मापी गई। बताया जाता है कि इसका केंद्र जमीन से 15 किलोमीटर नीचे था।
भूकंप के झटकों के कारण लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि इस झटके से अयोध्या में किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दिया। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले बेसिक शिक्षा विभाग प्राथमिक स्कूलों को 17,000 पदों की भर्ती का ऐलान करेगा। शासन इस संबंध में विस्तृत जानकारी जल्द ही तैयारी में जुटा हुआ है देने की। वहीं परीक्षा नियामक अधिकारी प्रयागराज को ही परीक्षा संस्था बनाया जा सकता है, जो विज्ञापन घोषित करेगा। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बीते 24 दिसंबर को विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची में विसंगति को दूर किया जाएगा। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद, जो कि 6800 अभ्यर्थी की सूची अंतिम रूप में जारी कर चुका है। यूपी में कोरोना संक्रमण का फैलाव तेजी से होने लगा है। पहले जो कि इस 48 घंटे या उससे अधिक समय में दोगुने हुआ करते थे, वो अब लगभग 24 घंटे में ही दोगुने होने लगे हैं। बीते एक सप्ताह की हर दिन की पॉजिटिव दर देखें तो इसमें से करीब 10 गुना ज्यादा इजाफा हुआ है। यूपी में बीते 24 घंटे में 3,121 नए केस सामने आए। 10 दिन पहले तक जो रिकवरी रेट 98.7% था, वो गुरुवार को घटकर 98.2% रह गया है। आपको बता दें कि अधिकांश लोगों को अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ रही है। यूपी और उत्तराखंड समेत देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग अगले 102 दिन में कर सकता है। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर ली है। सभी राज्यों की अंतिम मतदाता सूची भी प्रकाशित हो चुकी है। चुनाव आयोग ने चुनाव वाले राज्यों में कोरोना की हालात की समीक्षा की है। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और स्वास्थ्य मामलों के जानकार शामिल थे। इसके अलावा चुनाव आयोग ने गृह सचिव अजय भल्ला के साथ उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात की समीक्षा की है। चुनावों को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में इस बार 8 चरणों में मतदान किए जाएंगे। वहीं यूपी के पड़ोसी उत्तराखंड में 1 चरण में और पंजाब में मतदान 3 चरण में कराए जाने की उम्मीद है। जेल में बंद कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन से डिप्टी डायरेक्टर डीजीजीआई अहमदाबाद की टीम ने जेल में 4 घंटे पूछताछ की। कुछ सवालों के उनके गोलमोल जवाब भी दिए। ज्यादातर सवालों के जवाब में उसने जानकारी न होने की बात कही है। पीयूष जैन से आज और कल भी पूछताछ हो सकती है। आपको बता दें कि पूछताछ के लिए बैरक में ही एक अलग स्थान की व्यवस्था कर दी गई। वहां से कैदियों को हटा दिया गया। टीम ने उनसे कारोबारी, जीएसटी सर्टिफिकेट, बरामद धन के स्रोत आदि के बारे में जानकारी हासिल कर ली। जेल राज्य मंत्री जय कुमार जैकी ने रामपुर में आयोजित जनसभा के दौरान पत्रकारों से रूबरू होकर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सपा के नेता अपनी ताकत और सरकार के बल पर सामने वालों के सर को झुकाने का प्रयास करते हैं। जय कुमार जैकी ने पीएम मोदी के काफिले में चूक को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहेगी कि पंजाब में पीएम का कार्यक्रम हो। हल्द्वानी में मौसम ने करवट ले ली है। लगातार रिमझिम बारिश हो रही है, जिससे ठंड में इजाफा हो रहा है। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट आ रही है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। बादा में तेज रफ्तार कार ने थानाध्यक्ष के वाहन को टक्कर मार दी, जिससे थानाध्यक्ष सहित पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गाजियाबाद के पुलिस लाइन में 192 सिपाहियों की ट्रेनिंग पूरी हुई। इन सभी रिक्रूट आरक्षण की दीक्षांत समारोह परेड में गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार ने पुलिस लाइन पहुंचकर सलामी दी। आगरा में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। लगातार 5वें दिन 132 नए कोरोना के पेशेंट मिले हैं, जिसमें संक्रमितों की संख्या 303 पहुंच चुकी है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग सचेत हो गया है। हमीरपुर में राट तहसील परिसर में विद्युत विभाग में कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों ने दर्जनों की संख्या में इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और बिना किसी कारण के विद्युत विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को हटाए जाने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। लखनऊ में 2460 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी ने विधानसभा का घेराव किया। बता दें कि 2016 में निकली भर्ती का अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं होने के चलते अभ्यर्थियों ने आक्रोश जताया है। इस दौरान बड़ी संख्या में 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी विधानसभा पहुंचे।
अमरोहा में युवक पत्नी के साथ अश्लील वीडियो बनाने का दबाव बना रहा था, लेकिन जब पत्नी ने वीडियो बनाने से इनकार किया तो युवक ने पत्नी को पीट कर घर से बाहर निकाला, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में जाकर आरोपी पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। अमरोहा में मामूली कहासुनी में महिला ने कार ड्राइवर को चप्पलों से पीटा। कार को साइड न देने के चलते कार सवार महिला और बाइक सवार के बीच कहासुनी हो गई। वहीं महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र में कुछ दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि भाभी से प्रेम प्रसंग के मामले में सगे भाई ने ही भाई की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी भाभी और देवर को गिरफ्तार कर लिया है। वृंदावन में प्राचीन सप्त देवालयों में एक प्रसिद्ध श्री राधा दामोदर मंदिर में चल रहे श्री जीव गोस्वामी तीरो भाव महोत्सव का भव्य शोभा यात्रा के साथ समापन हुआ। इस महोत्सव के अंतर्गत मंदिर परिसर में सेवायत स्वामी सांस्कृतिक अनुष्ठानों का आयोजन श्रद्धापूर्वक किया। बरेली के देवरनिया थाना क्षेत्र में किशोरी को उसके ही घर में घुसकर कुछ युवकों ने मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया, जिससे किशोरी का 80% शरीर जल गया, जिसके बाद आनंद में किशोरी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। कन्नौज में 5 दिनों से लापता युवक का शव गड्ढे से बरामद किया गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एक महिला सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया है। वृंदावन में सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका में भगवान भोलेनाथ का दुग्ध से जलाभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप ब्रज के प्रसिद्ध संतों और आचार्यों विद्वानों के द्वारा किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी की दीर्घायु की कामना के लिए भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की गई। हरदोई में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने पिस्टल रखकर जुआ खेल रहे 9 जुआड़ियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने जुआड़ियों के पास से 3,38,000 रुपए नकदी, 9 मोबाइल फोन और एक लाइसेंसी पिस्टल बरामद किया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सलमान इम्तियाज ने धर्म संसद का विरोध किया है और 22-23 जनवरी को अलीगढ़ में होने जा रही धर्म संसद को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए डीएम के नाम ज्ञापन दिया है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग की है कि इन लोगों की पहचान की जाए जो लोग आतंकी संसद कर रहे हैं और आतंक फैला रहे हैं। कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने पेड़ से टकरा गई कार, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अनियंत्रित स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें स्कॉर्पियो सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तराखंड में लगातार तीसरे दिन भी मौसम खराब रहा। सुबह राजधानी देहरादून सहित राज्य के अधिकतर इलाकों में बादल छाए रहे। हालांकि बाद में देहरादून में धूप खिल गई, पर दोपहर बाद फिर मौसम खराब हो गया। चारधाम सहित ऊंची चोटियों में बर्फबारी से ढकी हुई दिखाई दी। राज्य में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। मसूरी में भी तीसरे दिन घने बादल छाए रहे। नागटिम्बा में जमकर बर्फबारी हुई। धोनाल्टी में भी कुछ लोग हल्की फुल्की बारिश और बर्फबारी का आनंद उठाया। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक आज मैदानी इलाकों में थोड़ी राहत रहेगी, जबकि पर्वतीय इलाके में कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की भी संभावना है। शनिवार और रविवार को बारिश होने की संभावना है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कमर कस ली है। कोविड को 2 डोज लगा चुके वैक्सीन 60 से अधिक आयु के बुजुर्गों, स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सुरक्षा कवच देने के लिए 10 जनवरी से बूस्टर डोज भी दी जाएगी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने सभी जिलाधिकारियों को टीकाकरण की पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में पिछले 1 हफ्ते में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही। इसे देखते हुए सरकार ने भी महामारी को फैलने से रोकने के लिए उपाय शुरू कर दिए हैं। हरिद्वार में कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टीकाकरण अभियान को पूरा करने पर जोर दिया है। बता दें कि 15 से 18 साल के 80% लोगों का टीकाकरण संपन्न हो चुका है। देहरादून में शासन ने अपना 1 दिन पहले का जारी किया गया आदेश बदल दिया है। कोविड संक्रमण को देखते हुए पहले की भांति सभी स्कूलों का संचालन होगा। वहीं सरकार के आदेश की सोशल मीडिया पर जमकर किरकिरी हो रही है, जिसके बाद सरकार ने आदेश में बदलाव कर पूर्व व्यवस्था को दोबारा लागू कर दिया है। मसूरी में माल रोड पर एक चाय की दुकान में पर्यटक और दुकानदार के बीच लेनदेन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि कर्मचारी ने पर्यटक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें पर्यटक को गहरी चोटें आई है। इसके बाद पर्यटक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
देहरादून में बढ़ते कोविड के मामलों के बाद दून अस्पताल प्रबंधन की सख्त हो गया है। अब अस्पतालों में मरीजों को देखने वाले मरीजों को भी कोविड-19 की रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। वहीं अस्पताल के कर्मचारियों को आदेश की कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार में फिरौती मांगने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। फेकॉल में 50 लाख की फिरौती मांगने वाले 4 शातिर बदमाश को पुलिस ने सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मुख्य आरोपी साथियों की मदद से बाहरी मुल्क से फेकॉल कर लोगों को धमकी दिया करते थे। सीतापुर में महंत बजरंग मुनि महाराज ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा की कामना की है और कांग्रेस पार्टी के विनाश के लिए हवन किया है। इसके लिए मां भगवती को आहुति भी दी है। पीलीभीत के डीएम पुलकित खरे ने प्रशासन के अधिकारियों के साथ शहर का भ्रमण कर गरीब असहाय लोगों को कंबल, स्वेटर, जैकेट का वितरण किया। साथ ही सड़क के किनारे सो रहे गरीब असहाय लोगों को रैन बसेरा तक पहुंचाया। प्रतापगढ़ में 2115 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं सामने आया। वहीं जिले में अभी कोरोना के 6 केस हैं। कासगंज के सोरो कोतवाली क्षेत्र में अनियंत्रित टैंकर ने बाइक सवार युवकों को रौंद दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जालौन में पिछले 24 घंटे में रिमझिम बरसात हो रही है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं ठंड से रैन बसेरों का इंतजाम न होने से लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। हमीरपुर में घटिया गुणवत्ता से बना नाला एक दिन की बारिश में गिर गया। निर्माण होने के 5 दिन में नाले की दीवार गिर गई। दीवार गिरने का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली क्षेत्र में मोबाइल फोन को लेकर 2 पक्षों में जमकर लात और घूंसे चले, लाठी डंडे भी चले। मारपीट में कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया क्षेत्र में युवक का पैर फिसलने से युवक नदी में गिर गया और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे से लिया और पानी से बाहर निकाला। हरदोई के सांडी कस्बे क्षेत्र में कुछ दबंगों ने घर में घुसकर महिला और युवक को जमकर पीटा, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बलिया में स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर वृद्धाश्रम का उद्घाटन होगा। वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम खोलने की तैयारी में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर इसका भव्य उद्घाटन किया जाएगा। जयंती की पूर्व संध्या पर 11 जनवरी को भव्य संदेश यात्रा भी निकाली जाएगी। ताबड़तोड़ खबरों बस इतना ही। आप देखते रहे जनता टीवी।